गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 24 जुलाई 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है 60 किल्ड एज रेन पाउंड इन महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर लैंडस्लाइड हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि 60 लोग जो है इसमें मर चुके हैं और बहुत से लोग जो है वो घायल हैं। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का जो एरिया है वो एक कोस्टल लाइन के पास में पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मानसून जब भी आती है तो लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन वहाँ पर एक नॉर्मल है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इतने मैसिव स्केल पे लैंडस्लाइड हुआ और उसमें इतनी ज़्यादा जाने हुई हो। हाँ, जहाँ जैसे उत्तराखंड हो गया वहाँ पर ये चीज़ें तो नॉर्मल है, बट जो महाराष्ट्र है वहाँ ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लेवल पर होती है, बट इतने मैसिव स्केल पर आज तक लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। कहा जाता है इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मानसून के सत्र का बिगड़ना। क्या होता है, मानसून जब आता है तो उसकी अपनी एक लिमिट्स होती है कि हाँ इतने लेवल का मानसून होगा। बट इस बार क्या है, महाराष्ट्र के अंदर मानसून का लेवल एक अलग ही पैटर्न पर चल रहा है। इसके पीछे कई सारे सर्वे किए गए और ये पता लगाया गया कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे जो मानसून है वो भी कहीं ना कहीं पैटर्न में चेंजेस ला रहा है। इसी बात को लेकर आप जानते हैं क्लाइमेट को लेकर कई सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट हो चुका है, COP 24 हो चुका है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो चुका है ओजोन लेयर पे। तो ये सारे कुछ एग्रीमेंट इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। दोस्तों याद रखना, आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है, एक पेरिस एग्रीमेंट और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योंकि बेसिकली ये दो एग्रीमेंट है, वैसे एग्रीमेंट कई सारे हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिए गए हैं, बट ये एग्रीमेंट कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर दूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में एग्रीमेंट बनाया गया था कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि हम अपने पास जो ओजोन लेयर डिपल्शन हो रही है उसमें जो गैसेस यूज़ होती हैं जिनसे ओजोन की डिपल्शन होती है, हम उन गैसेस का जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे। दूसरा किया गया था पेरिस एग्रीमेंट 2015-17 के अंदर। इसके अंदर बोला ये गया था कि हम जो है अपने पास जो कार्बन का एम्बिशन है उसको एक लेवल तक कम करेंगे, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है जो 2 डिग्री से बढ़ेगा वो 1.5 हो जाए और धीरे धीरे इसको और भी हम रिड्यूस करेंगे। आपको याद होगा इसमें जो बाइडन ने इस एग्रीमेंट को दोबारा ज्वाइन किया है, लेकिन जब हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे यूएस के, तो उन्होंने इससे रिज़ाइन दे दिया था पेरिस एग्रीमेंट से। तो क्लाइमेट की जब भी बात हो तो आपको बेसिकली दो एग्रीमेंट्स याद होना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है पार्लियामेंट स्टेल्ड फॉर फोर्थ डे इन आ रो। दोस्तों मुझे थोड़ा सा बोलते हुए चीज़ ख़राब लगती है कि देखो हम लोगों के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, मंत्री लोग हैं। और जब मंत्री लोग ही अपने कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें निराशा होती है। देखो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं नो डाउट, लेकिन हमारा जो चेहरा है वो सामने नहीं आता। सामने चेहरा आता है हमारे मिनिस्टर्स का कि ये देखो ये इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इंडिया के डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ये इंडिया के HOD, मतलब अलग अलग टाइप के जो डिपार्टमेंट है उनके मिनिस्टर जो है ना वो भारत के लिए एक चेहरा साबित होता है। और यही मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में इस तरह की कंडक्ट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा सदन में हल्ला मचा रहे हैं, सदन में काम नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं जो बाकी जो गल्फ कंट्रीज जब हमारी पार्लियामेंट की डिस्कशन को देखते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि यहाँ के तो जो मंत्री लोग हैं वही सही से डिसीजन नहीं ले रहे। तो क्या हुआ था कि जो वेंकैया नायडू हैं तो वो तो उसके हेड हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग होते हैं वैसे। तो क्या हुआ जब ये डिस्कशन चल रहा था तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट है शांतनु सेन, इनको बोला गया कि आप जो अपनी सीट पर बैठ जाइए, आप जो है बेमतलब में मतलब चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करें। इनको क्या कह दिया, रिज़ाइन कर दिया कि आप बिल्कुल इस आज के डिस्कशन को छोड़ के आप चली जाइए। बट ये छोड़कर ही नहीं गए, मतलब आप एक तरह से देश का अपमान कर रहे हो। क्योंकि देखो ये हमारे टैक्स का पैसा होता है जो कि आप पार्लियामेंट में लगा रहे हो, ठीक है, पार्लियामेंट की डिबेट होती है उसमें खाना पीना फ्री में दे रहे हो इन लोगों को। किसका पैसा है, हमारा पैसा है। अगर एक मीटिंग में भी काम नहीं चलता है तो दूसरी मीटिंग रखी जाती है, अल्टीमेटली जो बर्डन है वो हम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये ग्लोबली लेवल पे हमारी इमेज को डाउन करता है। और सबसे बड़ी बात कि हम इंडियंस को बहुत हर्ट होता है इस बात को जानते हुए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे क्या सीखेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन उनसे क्या सीखेगी। तो इस टाइप के जो कंडक्ट्स होते हैं ये पार्लियामेंट में अक्सर देखे जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी लोग वाले ऐसे होते ही हैं जो ये हरकत करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। आगे अगर हम यहाँ पर देखें, ड्रोन विद एक्सप्लोसिव शॉट डाउन। यहाँ पे क्या हुआ कि आजकल आप देख रहे हो जम्मू के अंदर ड्रोन से क्या किया गया था,
अटैक करने की कोशिश की गई थी, बट वो अटैक हो नहीं पाया था। आजकल ड्रोन, जैसे कहते हैं ना हम, टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, क्राइम भी उसी हिसाब से उसी रेट से बढ़ता जा रहा है। इस बात को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और वो ये सोच रही है इन सब चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, कैसे इनको मैनेज किया जाए कि ये सारी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है इनको रिड्यूस किया जाए। तो ऐसे में ड्रोन को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई चली। इवन जम्मू के अंदर तो अब किसी भी शादी के अंदर ड्रोन से वीडियोग्राफी करना भी बैन हो चुका है। तो ऐसे में आने वाले टाइम के अंदर देखा जा सकता है कि ड्रोन से रिलेटेड कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में अमेंडमेंट्स की जा सकती है। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, आपको पता ही होगा कि टोक्यो के अंदर कल से हमारे ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए, कल से स्टार्ट हो गए। और कहते हैं ना हर देश का अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब जो जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में जो पूरा ग्रुप है, और ये देखो झंडा लहराते हुए चल रहे हैं। तो मतलब ये बहुत प्राउड वाली चीज़ है कि हम देखो लंदन में हमारा झंडा फहर रहा है, हमारे इंडियंस जो एथलीट्स हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं। दोस्तों, से मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट मत करो। हॉकी, फुटबॉल, ये भी हमारे जो है गेम्स है जिसमें लोग मेहनत करते हैं, आप उनको भी इतना ही इनिशिएट करो जितना आप क्रिकेटर्स को करते हो। ये बाइसनेस हो जाएगी कि आप सिर्फ एक क्रिकेट को ही इनिशिएट करो, बाकी इन लोगों को नहीं करो। तो अपने लेवल पे जब भी आपको मौका मिला करे तो प्लीज़ आप इनके बारे में जाना करो कि इनमें क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इधर तो फिलहाल अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बताने लायक हो। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आती है। आज के पूरे न्यूज़पेपर में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एनवायरनमेंट को लेकर न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ भी एनवायरनमेंट को लेकर न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्लिया चैलेंजिंग एनजीटी बैन ऑन सेल एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स। यहाँ पर बोला गया है कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं, देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, पिछले 5 सालों से हमने दिवाली नहीं मनाई है। कहोगे सर दिवाली नहीं मनाई, हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने पटाखे ही नहीं छोड़े हैं। बिकॉज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है, एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स बहुत ज़्यादा दिल्ली का ख़राब है। इसके चलते हर साल जब भी दिवाली आने को होती है तो पहला रूल निकाला जाता है कि दिल्ली के अंदर दिवाली नहीं मनाइए। फायर क्रैकर बेचना और चलाना दोनों ही सख्त मना है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब फायर क्रैकर चलाए जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो पोल्यूशन है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ता है तो लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, बीमारियां फैलने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट नई नई गाइडलाइंस लाती है और सेल ऑफ फायर क्रैकर पे क्या लगा देती है, बैन लगा देती है। तो यहाँ पर एक बात ये बोली गई है कि देखो जितने भी हमारे रिलीजियस टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे हमारा दिवाली ही ले लो, उस टाइम पर हमें ये बैन नहीं लगाना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि राइट टू लिव, यानी जीने का अधिकार जिस जिसको है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये बैन लगना चाहिए, क्योंकि इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा ख़राब हो जाता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कई सारे इंडेक्स होते हैं, गुड, वेरी गुड, पुअर, वेरी पुअर। तो जानते हो अगर 250 तक का इंडेक्स होता है तो ये फिर भी ठीक माना जाता है, लेकिन हमारी एयर क्वालिटी का इंडेक्स 900 है। 900 का मतलब है एक्सट्रीमली पुअर। तो अब सोचो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट बैन ना लगाए तो और क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखो 2 टाइप के फायर क्रैकर्स होते हैं, एक ग्रीन फायर क्रैकर्स और एक नॉर्मल फायर क्रैकर्स। तो एक ग्रीन फायर क्रैकर्स का मतलब क्या है, क्या ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते? और अगर नहीं भी फैलाते तो क्यों नहीं फैलाते? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखना, नहीं तो आप अपने गूगल सर्च करके देखो और फिर उसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें तो और कोई ऐसी बताने वाली रिपोर्ट नहीं है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आज 3 बजे डिक्लेयर करने की बात बोली गई। बाकी देखते हैं कब तक डिक्लेयर होगा। और जहाँ तक सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई का भी कुछ ही टाइम में बस आने ही वाला है। बट फिलहाल अभी जो है 3 बजे जो है आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा। मैं खुद इसका वेट कर रहा हूँ कि कब तक रिज़ल्ट आए। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, ये दिल्ली की तस्वीर है, ठीक है, दिल्ली की तस्वीर है और ये आईटीओ के पास जाम लगा हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस तस्वीर में भले मैं ना हूँ, लेकिन कल मैं भी यहाँ पर प्रेजेंट था, तो मैं भी जाम में फंसा रहा लगभग 1.5 घंटे तक। रीज़न क्या है दिल्ली में जाम लगने का? देखो अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। तो कई स्टेट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें दिल्ली में देखने को मिल जाता है। दिल्ली में दिल्ली वाले थोड़े कम हैं, बाकी हर स्टेट के लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्या होता है, जब हर बंदा अपनी कार या बाइक लेकर
अगर निकलता है, पहली बात तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, और उससे भी बड़ी बात जाम लगने की सिचुएशन आ जाती है। ऐसा नहीं कि दिल्ली की सड़कें चौड़ी नहीं है, बिल्कुल चौड़ी हैं, लेकिन पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में इतनी ज़्यादा है जिसके चलते जाम लगना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अब एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो सोचा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर यानी 2033 तक में हम दिल्ली को इस तरह से सिटी में कन्वर्ट कर देंगे कि जाम जैसी सिचुएशन अराउंड अराउंड 5% तक लेकर आ जाएंगे। मतलब जो अगर जैम अभी 80% लगा रहा है तो हम इसको रिड्यूस करके 5% कर देंगे। ऐसा अभी प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक मैसिव स्केल पर पहुंच चुकी है, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये हर दिन की कहानी यहाँ पर बन चुकी है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें अपने पास और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा आपको बताने लायक नहीं है। अब हम, मुझे लगता है एडिटोरियल पार्ट पे ही चलना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे सारे वही लोकल न्यूज़ हैं जिसको हमें पढ़ के हमारे एग्ज़ाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ का। आओ जरा लोग, एडिटोरियल, एडिटोरियल में द गंगा मैसेज, आप इसको देखो, द गंगा मैसेज में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो, गंगा मैसेज में लिखा हुआ है कि अभी एक सर्वे किया गया था, तो गंगा के पानी का सैंपल लिया गया और उस सैंपल पर रिसर्च की गई, तो ये पाया गया कि उसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल बहुत पाया गया। अच्छा, प्लास्टिक मटेरियल डजन मीन कि वो एक बॉटल हो जो आपको नज़र आ रही हो। वो क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल जो छोटे छोटे कण में डिवाइड हो जाता है, जो कि पानी के अंदर मिल जाता है। जब इसका हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि जो प्लास्टिक मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो गंगा के पानी में बहुत ज़्यादा है। आप जानते हो, गंगा एक होली रिवर के अंदर आती है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके पानी को हम शुद्ध मानते हैं, जिसके पानी से हम पूजा में उसको चढ़ाते हैं। तो कुल मिला के ऐसी होली रिवर के साथ अगर ऐसा सलूक किया जाएगा तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। दोस्तों, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो, लेट सपोज अपने चिप्स या कोई पानी की बोतल या फिर पेप्सी की बोतल लिए, तो जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हो तो आप उसको या तो डस्टबिन में डालो, और अगर आपको डस्टबिन नहीं मिलता तो आप ये मत सोचो कि देखो वहाँ पर कूड़ा का ढेर लगा हो, वहाँ हम फेंक दें। आप ही जैसे कई सारे लोगों ने उसको डाल के वहाँ पर कूड़ा का ढेर लगा दिया। आप अपने लेवल पे एक छोटा सा काम कर सकते हो, आप उसे अपने बैग में डंप कर लो और जहां भी आपको डस्टबिन मिले उसको वहां पर डिस्पोज ऑफ कर दो। अगर आप लोग छोटे छोटे लेवल पे काम करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा मेजर चेंज आएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो मेजर चेंज आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट पहले अपने लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि ये आज गंगा की रिपोर्ट है, कल को आपके लोकल जो नदियाँ चलती है उनकी भी रिपोर्ट आएगी। तो अल्टीमेटली दिक्कत किसको हो रही है भाई? देखो, गवर्नमेंट चार दीवारी के बंद कमरों में एसी लगा के बैठे हुए हैं, दिक्कत हम लोगों को हो रही है जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करो और एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो। गंगा नदी के साथ भी यही हो रहा है। हम लोगों ने पता नहीं कितनी अस्थियाँ उसमें बहाई, हम लोगों ने पता नहीं कितने सीवेज टैंक वहाँ पर खोले, नाले, इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी, और सबसे बड़ी बात, जितने लोग घूमने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं तो बोतल उन्होंने फेंक दी। फिर गंगा का जब फ्लड लेवल बढ़ता है, उसका जो सी लेवल बढ़ता है, तो जैसे ही सी लेवल बढ़ता है तो जितना कूड़ा करकट किनारे होता है उसको अपने अंदर ले लेता है। इससे क्या होता है, गंगा जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा पल्यूटेड हो जाता है। और महात्मा गांधी तक ने ये बात बोली थी कि भाई साहब, इन चीज़ों, गंगा नदी हमारे लिए बहुत ही एक पवित्र नदी है। तो कहा जाता है जितने सीवेज हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, जो अदर पल्यूटेंट है, इन सब के लिए काम करना चाहिए, और इसके लिए कई सारी एनजीओज जो हैं वो वर्क कर रही हैं। तो वही लिखा है, इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉ ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूटेंट। अब इस बात के लिए एक लॉ आना चाहिए, तब जाके गंगा नदी में जो ये माइक्रो पॉल्यूटेंट चीज़ें पाई गई हैं इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपने लेवल पे भी प्लीज़ ये चीज़ें किया करो। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन कंपैरिजन गुड फ्राइडे, इसमें तो हाँ, रिटर्न टू ट्रबल्स। अच्छा, रिटर्न टू ट्रबल्स में क्या है, इस एडिटोरियल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक नॉलेज की चीज़ बताता हूँ, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। अच्छा, क्या होता है ना, जैसे मान लो कि तीन दुकानें हैं, तीन दुकानों ने कहा कि अगर हम आपस में कभी भी माल खरीदेंगे ना तो हम एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक अच्छे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया उसको बोलते हैं FTA, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसे में क्या है, जितनी मेंबर कंट्रीज़ होती है ना, जब वो आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं तो टैक्सेस नहीं लेती हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ होती है अगर वो आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा देते हैं, आप जानते हो ना, ताकि फॉरेक्स हमारा कम ना हो जाए, तो वो टैक्स वगैरह लेती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो अपने पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेती हैं, जिसके तहत जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ है उसके साथ जब भी हम व्यापार करेंगे, बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो हम उनसे कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं करेंगे। ऐसे ही एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने क्या किया, 28 कंट्रियां, भाई साहब बहुत बड़ा है ये जो इनका कॉपरेशन है, 28 कंट्रियों ने मिलकर एक संघ बनाया है जिसको बोला गया यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यूरोपियन के जितने भी कंट्रीज हैं वो काउंट होती हैं।
और इन 28 कंट्रियों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया और कहा कि अगर हम 28 कंट्री आपस में कोई भी व्यापार करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो हम कोई टैरिफ और नॉन टैरिफ कोटा इम्पोज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी यही चाहता है कि व्यापार को बढ़ाने की एक्टिविटीज़ की जाएँ, रोकने वाली एक्टिविटीज़ ना की जाएँ। तो यूरोपियन यूनियन में अभी 2020 के अंदर जो यूके है उसने कहा कि मैं अब यहाँ से एग्जिट होना चाहता हूँ, यानी मैं 28 को 27 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और खुद एग्जिट होना चाहता हूँ। उसके पीछे के रीज़न कई सारे थे। उन्होंने कहा था वो चेक पोस्ट लगाना चाहते हैं कि कोई भी माल अगर हमारे एक टेरिटरी में आता है तो हम उसको चेक पोस्ट के थ्रू थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं, क्या उसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है। इस बात को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जब आपने एफटीए साइन किया है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप व्यापार को रोकना चाहते हो, और क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया हुआ है तो आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। जबकि यूके ये एक्टिविटी करना चाहता था, तो यूके ने साफ बोल दिया कि ठीक है भाई, अगर आप हमें नहीं करने दोगे तो हमें एग्जिट लेना है, हम इस एग्रीमेंट से एग्जिट हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 17 दिसंबर 2020 को ऑफिशियली, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री दोनों तरीके से यूके बाहर हो गया। लेकिन जब ये बाहर हो रहा था तो बाकी यूरोपियन यूनियंस के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा था यूके को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन है जिसको यूएसए भी चैलेंज नहीं कर पाया। आई बात समझे। ऐसे कई सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने डिमांड की है कि जैसे जो हमारा यूरोपियन यूनियन है उसके जो राउंड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो यूके चला गया, तो ये कहा जा रहा है आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो यूके ने एग्जिट ले लिया, क्योंकि लोग यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनना चाहते हैं, यहाँ यूके एग्जिट ले रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो कुल मिला के इस एडिटोरियल से आपने दो चीज़ें सीखी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक जो संघ बना था उसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन, जिसमें अब कितनी है, 27 कंट्री है। और जानते हो इनकी अपनी करेंसी है यूरो, इनकी 27 में क्या है, अपनी करेंसी। और इन 27 कंट्री में जब लोग जाते हैं ना उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, बिना वीज़ा के इधर से उधर जा सकते हैं। जैसे हमारे 28 स्टेट है ना, उसमें हम इधर से उधर आसानी से जा सकते हैं बिना वीज़ा पासपोर्ट के, वैसे इनके अंदर भी है, ठीक है। और जानते हो ऐसे इंडिया का भी एक एग्रीमेंट है जिसमें सार्क है, सार्क जो है ना, सार्क भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके अंदर आप मुझे बताओगे कितनी कंट्रीज आती हैं और आप मुझे बताओगे उसमें कौन कौन से सदस्य हैं। मैं बता दूँ उसमें इंडिया एक मेंबर है, अब आप बताओ कि उसमें और बाकी कौन कौन से मेंबर है सार्क के, ठीक है। चलो आपका यही क्वेश्चन है, मैं बता दूं सार्क के कितने मेंबर आपको ये बताना है और कौन कौन से उनके नाम भी बताने हैं। चलो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ तो और कुछ भी नहीं है। अब मुझे लगता है बिजनेस सेक्शन के ऊपर मुझे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें हो गई जो भी वर्ल्ड अफेयर वगैरह से रिलेटेड थी। और बाकी ये देखो यूएस के जो सेक्रेटरी हैं ये पहली बार इंडिया में आ रहे हैं, जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन। तो ये इंडिया में आके क्या करेंगे, अलग अलग इश्यूज़ पर ये लोग बातें करेंगे, और ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान तालिबान को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, और किस तरह से पीस इस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है उस पर ये अपना जिक्र करेंगे। दोस्तों कभी भी यूएस के सेक्रेटरी जब इंडिया में आते हैं तो आप ये मान के चलो एक बहुत ही मैसिव स्केल पर चीज़ें बदलने वाली है। कोई भी देखो, ये पर्सन घूमने के लिए इंडिया नहीं आते, इनका मेन मोटिव होता है बैठ के मीटिंग करना, और मीटिंग में कोई एक मेजर डिसीजन लेना जिससे यूएस को भी फ़ायदा हो और इंडिया को, और जो जिनसे हमारे ट्रेड रिलेशंस है आस पड़ोस की कंट्री से, उनसे हम कैसे डील करें, इन चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे जब से जॉय बाइडन प्रेसिडेंट बने यूएस के, तब से उनके जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने इंडिया में बहुत विजिट किए। आप मुझे बताओगे कि वो पहले सेक्रेटरी कौन है जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था जॉय बाइडन की सरकार आने के बाद, ठीक है। मैं बता दूं उनका नाम लॉयड से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप अब मुझे बताना कि वो कौन है और वो उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई, ये भी आपको बताना है, ठीक है। मैं दोस्तों पता है आपसे ऐसा क्यों पूछता हूँ, ताकि आप गूगल सर्च करो। गूगल सर्च करोगे तो जब आप मेरे पास कमेंट करोगे ना तो आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें, और यही मेरा मकसद है कि आपको चीज़ें लर्न हो जाए करंट अफेयर की, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम अपने पास आगे चलें तो वैक्सीन को लेकर तो भाई साहब इस टाइम मारामारी चल रही, कहीं कोई वैक्सीन का अलॉटमेंट ही नहीं हो पा रहा सही तरीके से। चलो इसके बाद अब अपने पास आते हैं बिजनेस सेक्शन की ओर। यहाँ चलिए बिजनेस सेक्शन पे ही आता है। अच्छा, बिजनेस सेक्शन में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उन्होंने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 4.2% से बढ़ा लिया। ये एक अच्छी चीज़ है। अब आप कहोगे सर इन्होंने प्रॉफिट कैसे बढ़ा लिया होगा, अरे दोस्तों इनका प्रोडक्ट दबा के बिक रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो दबा के बिक रहा है, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अपने पास ये देखिए टॉप 50 कंपनियाँ।
अब फिर से हम नाम को पढ़ेंगे जिससे आपको वो नाम याद आ रहा है। मैं रिपीट कर दूं, दो सूचकांक होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियों के शेयर्स का एवरेज प्राइस लिया जाता है और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियों का एवरेज प्राइस लिया जाता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अदानी एयरपोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रामिस इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हीरो हिंडलैंड कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये टोटल हमारे पास 50 कंपनियां हैं। और एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो हमें 5 चीज़ें याद रखनी है, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज और चाइनीज युआन। ठीक है, याद रखा करो ये बाइंग और सेलिंग रेट अलग अलग होता है। अगर बैंक खरीदेगा तो ये रेट हो गया और बैंक अगर आपको ये करेंसी बेचेगा तो उसके रेट अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। हमारे इंडिया में अगर कोई भी कंपटीशन को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट बना हो जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ध्यान से सुनो मैं क्या बोला हूँ। अगर हमारे यहाँ पर कॉम्पिटिशन को कोई रोकता है तो उसके लिए एक एक्ट बना हो जिसका नाम क्या है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और इसके अंदर एक बहुत सुप्रीम अथॉरिटी जिसका नाम है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपस में, देखो ये दोनों एक ही तरह की कंपनी है जो एक जैसा ही काम करती हैं। इनके खिलाफ कई सारे एलिगेशंस लगी हुए हैं, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने अभी इन सभी एलिगेशन को अब होल्ड पे डाला हुआ और कहा है कि अभी इस केस को थोड़ा होल्ड करते हैं। ये केस अभी सीसीआई वगैरह पहले और ज़्यादा छानबीन कर ले, उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या डिसीजन सुनाना है। आपको इससे ना दो चीज़ें याद रखनी है। कल को कभी भी कोई राइवलरी फॉर्म आती है या आपको कंप्लेंट करनी है कॉम्पिटिशन में, ये हमें दिक्कत कर, जैसे अभी जियो जब आया था तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इन सब ने कहाँ कंप्लेंट जाहिर की होगी, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में। और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के किस काउंसिल में की होगी, सीसीआई में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बस ये दो चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे काम हो गए। इसके बाद नीचे तो जो है हमारे पास ये सारे स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। बाकी इस न्यूज़पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इकोनॉमिक्स कीजिए, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।